आइए सीधा आज के इस खास विश्लेषण में चलते हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस शुरुआती दौर को समझेंगे जिसने हमारे आज़ादी के संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं दो बहुत ही अहम विचारधाराओं की, उदारवादी यानी मॉडरेट्स और उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट्स। हम देखेंगे कि कैसे एक ही लक्ष्य के लिए काम करने वाले एक ही मंच पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए एक साथ पनप रहे थे। तो आज हम किन चीजों पर गौर करने वाले हैं? मुख्य रूप से हम 5 पहलुओं को देखेंगे। दोनों गुटों की विचारधारा और लीडरशिप, स्वराज शब्द के उनके अपने अपने मायने, संघर्ष के उनके अलग अलग तरीके, इस पूरे मूवमेंट में आम जनता की भूमिका और आखिर में ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन और 1907 का वो मशहूर सूरत विभाजन। चलिए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। विचारधारा और लीडरशिप में वो बुनियादी अंतर क्या था जहां से असल में ये दोनों रास्ते अलग होना शुरू हुए? देखिए, एक तरफ थे हमारे उदारवादी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। इनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि अंग्रेज मूल रूप से भारतीयों के साथ न्याय ही करना चाहते हैं, बस उन्हें हमारी जमीनी हकीकत का ठीक से अंदाजा नहीं है। और दूसरी तरफ था उग्रवादी गुट, जिसका नेतृत्व लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और साथी अरविंद घोष कर रहे थे। इनका नजरिया बिल्कुल अलग था। इन्होंने बहुत पहले ही ब्रिटिश शासन के असली शोषक रूप को पहचान लिया था। उनका मकसद अंग्रेजों से किसी न्याय की भीख मांगना नहीं था, बल्कि भारतीयों के अंदर खोया हुआ आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस जगाना था। अब जैसे जैसे समय बीता और ये विचारधाराएं आगे बढ़ीं, इनके अंतिम राजनीतिक लक्ष्य भी अलग होने लगे। और ये फर्क सबसे ज्यादा साफ दिखा एक शब्द को लेकर, और वो शब्द था स्वराज। साल था 1906 और जगह थी कलकत्ता। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर स्वराज को अपना अल्टीमेट गोल यानी अंतिम लक्ष्य घोषित तो कर दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस एक अकेले शब्द की व्याख्या दोनों गुटों ने अपने अपने तरीके से की, जिससे उनके बीच एक बहुत ही गहरी वैचारिक खाई पैदा हो गई। अगर हम इनकी तुलना करें तो उदारवादियों के लिए स्वराज का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के सिस्टम के अंदर ही रहते हुए हमें और ज्यादा संवैधानिक अधिकार मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले और फिनेंसेस पर हमारा कंट्रोल हो। कुछ वैसा ही स्वशासन जैसा उस वक्त कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन उग्रवादियों का जो विजन था वो एकदम स्पष्ट था। उन्हें किसी के अंडर नहीं रहना था। उनके लिए स्वराज का सीधा सा मतलब था विदेशी शासन से पूरी तरह आज़ादी, और वो जानते थे कि ये आज़ादी सिर्फ एक आक्रामक राजनीतिक जनसंघर्ष से ही मिल सकती है। अब आप ही सोचिए, जब मंजिल ही अलग अलग हो तो वहां तक पहुंचने के रास्ते भी तो स्वाभाविक रूप से टकराएंगे ना। आइए इनके संघर्ष के तरीकों को देखते हैं। यहाँ इस टेबल में आपको वो फर्क साफ दिखेगा। उदारवादियों की जो मुख्य रणनीति थी वो पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर काम करने की थी। वो धीरे धीरे बदलाव लाने में यकीन रखते थे। इसलिए उनकी पूरी रणनीति 3P पर टिकी थी, यानी प्रेयर, पिटिशन और प्रोपेगेंडा, प्रार्थना, याचिका और प्रचार। दूसरी तरफ उग्रवादियों का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का रास्ता चुना। उनके तरीकों में सीधे तौर पर विदेशी चीजों का बाइकॉट करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को मजबूत करना शामिल था। इसके अलावा उग्रवादी नेताओं ने एक और बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई, सांस्कृतिक मोबिलाइजेशन। उन्होंने अपने आंदोलन को सिर्फ 4 दीवारी वाली राजनैतिक बैठकों तक सीमित नहीं रखा। बाल गंगाधर तिलक जैसे दूरदर्शी नेता ने आम जनता को एक साथ लाने के लिए हमारे पारंपरिक त्योहारों का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। खासकर गणपति और शिवाजी उत्सवों के जरिए उन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से जोड़ा। साहित्य, नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों के जरिए आज़ादी के ये स्वदेशी विचार सीधे आम जनता के दिलों तक पहुंचने लगे। काम करने के इन अलग अलग तरीकों का सीधा असर इस बात पर पड़ा कि इस आज़ादी की लड़ाई में असल में कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे थे। उदारवादी आंदोलन का जो सोशल बेस था वो काफी संकीर्ण था। इसमें मुख्य रूप से सिर्फ पढ़े लिखे लोग और मध्य वर्ग ही शामिल था। आम जनता की भूमिका इसमें न के बराबर या बस मूक दर्शक जैसी थी। इसके एकदम उलट उग्रवादियों ने इस आंदोलन का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। पहली बार देश के छात्र, महिलाएं और आम जनता सड़क पर उतरकर इस राष्ट्रीय प्रतिरोध में सक्रिय रूप से शामिल हुए। इसी चीज ने इसे सही मायनों में एक जन आंदोलन बना दिया।
और फिर वो समय आया जब विचारधारा, लक्ष्य और तरीकों के ये सारे मतभेद एक जगह आकर टकरा गए। हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन और सूरत विभाजन की। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1903 में जब अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल को बांटने की घोषणा की तो लोगों में गुस्सा पनपने लगा। फिर 1905 में जैसे ही ये विभाजन लागू हुआ, पूरे देश में भारी विरोध शुरू हो गया और यहीं से औपचारिक तौर पर स्वदेशी आंदोलन ने जन्म लिया। 1906 आते आते स्वराज की मांग को लेकर कांग्रेस के अंदर ही खटपट बहुत बढ़ चुकी थी और आखिरकार 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान ये वैचारिक टकराव इस कदर बढ़ गया कि पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। इस टूटन का जो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण था वो था स्वदेशी आंदोलन का दायरा। दरअसल उदारवादी चाहते थे कि ये जो विदेशी चीजों का बायकॉट हो रहा है वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रहे और उसमें भी सिर्फ विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार हो। लेकिन उग्रवादी वो इसे एक मौका मान रहे थे। वो चाहते थे कि इस बायकॉट की आग पूरे भारत में फैले और ये एक फुल स्केल आजादी के संघर्ष में बदल जाए। कोई भी गुट झुकने को तैयार नहीं था। इस गतिरोध का नतीजा ये हुआ कि 1907 के सूरत विभाजन ने कांग्रेस की एकता को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और अब आप सोचिए, इस आपसी लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला होगा? बिल्कुल सही, अंग्रेजों को। उन्हें अपनी सबसे पुरानी बांटो और राज करो वाली नीति खेलने का एक सुनहरा मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत उग्रवादियों पर बहुत भारी क्रैकडाउन किया, उनका दमन किया और साथ ही उदारवादियों को लॉलीपॉप देकर अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू कर दी। तो इस पूरे सफर को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, क्या विचारधारा, लक्ष्यों और काम करने के तरीकों में इतने गहरे और बुनियादी मतभेदों को देखते हुए ये 1907 का विभाजन होना तय था? क्या इसे किसी भी तरह टाला जा सकता था? या फिर दो बिल्कुल अलग राजनीतिक नजरिए एक ही छत के नीचे कभी शांति से काम कर ही नहीं सकते? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।